हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। हमारी जो यूनिट 4 चल रही है कल्चरल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, उसमें हम अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नेशन टाइप एंड कल्चर कंसेप्ट। नेशन के टाइप यानी कि जो हमारा फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म के जो टाइप्स हैं उसको पढ़ने वाले हैं और साथ साथ जो हमारे कल्चर के कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो जल्दी से आप क्लोज क्लास को ज्वाइन करें ताकि हम जो अपना सेशन है वो शुरू कर सकें। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स का, उसके बाद जो अपनी क्लास है वो शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो ताकि हम अपनी जो क्लास है वो शुरू कर सकें। एंड आई होप जो प्रीवियस आपको जो भी टॉपिक करवाए गए हैं, आपकी 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है, 4th यूनिट चल रही है, 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। अगर उसमें से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है फिलअप फॉर्म ऐप पर। आपको चैट बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो और अपनी जो क्वेरी है वो आप लाइव क्लास से जुड़कर भी बता सकते हो। अपनी जो क्वेरी है उसका सॉल्यूशन आपको वहीं पर मिल जाएगा क्लास में। तो चलो हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन करना कर लेंगे। हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है संघवाद। संघवाद या फेडरेशन का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं कि फेडरेशन क्या होता है। फेडरेशन का मतलब होता है जहां सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट मिल के कंट्री को चलाते हैं, उसको बोलते हैं फेडरल कंट्री या संघवाद। आई होप आप सबको जो संघवाद है या फेडरेशन है सबको समझ में आ गया होगा। संघवाद का मतलब है जहां पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कंट्री में जो रूल्स रेगुलेशन चलाती हैं, तो उसको बोला जाता है फेडरेशन। वो होती है फेडरल कंट्री। फेडरल कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नर मिल के कंट्री को गवर्न करती है, चलाती है। ठीक है, तो अब हमारे जो फेडरेशन है ना, फेडरेशन के टाइप है। तो सबसे पहला जो फेडरेशन का टाइप है वो है फेडरेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट।
म्यूचुअल इंटरेस्ट का मतलब कि आपसी जो आपसी हित या पारस्परिक हित के बेस पर आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के मामले में क्या कर लेते हैं, आपस में सुलह बिठा लेते हैं और उसके बेस पे एक फेडरेशन या एक फेडरल जो का टाइप है वो होता है कि किस पे होता है, म्यूचुअल जो हमारा होता है म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के बेस पे फेडरेशन होता है। ये कौन सा होता है कि इन सम फेडरल स्टेट, कई फेडरल स्टेट में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है जैसे हमारी पॉपुलेशन होती है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होती है यानी कि जो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कॉमन होती है। एथनिक ओरिजिन का मतलब होता है यानी कि जो उनकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, उनकी लैंग्वेज एक है, उनका इकोनॉमिक जो एंटरप्राइज है वो भी सेम है और उनको पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सब कुछ एक है। ठीक है, तो उनका जो जो हिस्ट्री है वहां की उस कंट्री की वो भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये जो फेडरल स्टेट होते हैं ये फंक्शन कैसे करते हैं, एक साथ मिलकर फंक्शन करते हैं। मान लो ये दो स्टेट है, ये दो स्टेट में क्या है, दोनों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सेम है, दोनों का कल्चर सेम है, दोनों की लैंग्वेज सेम है, इकोनॉमिक जो भी इकोनॉमिक एंटरप्राइज सेम है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सेम है। तो ये दोनों स्टेट मिलकर क्या करते हैं, यूनिटरी स्टेट फंक्शन एक साथ करती है मिलके। ठीक है, पीपल इन सर्टेन केसेस विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी रिस्पेक्ट, यानी कि इसमें कुछ अलग भी रिस्पेक्ट हो सकती है, अलग लोग भी हो सकते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होते हैं। अगर उनका जो कॉमन बात देखी जाए वो सेम होते हैं, इसलिए वे म्यूचुअल यानी कि इकट्ठा डिसीजन लेके कंट्री को गवर्न करते हैं। जैसे हमारा है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट हमारे एग्जाम्पल हैं फेडरल स्टेट के जो कि म्यूचुअल इंटरेस्ट पर बेस्ड है। जो ऑस्ट्रेलिया वो एक होमोजीनियस एसोसिएशन है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसका जो फेडरेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट पे हमारा कौन सा एग्जांपल है, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट कौन से जो स्टेट के या कौन से फेडरल टाइप के एग्जांपल है हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट या पारस्परिक हित के। ठीक है, उसके बाद है हमारा फेडरेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज, यानी कि अब जो दूसरा टाइप है ना फेडरेशन का उसमें क्या करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करके क्या करते हैं हम कंट्री को चलाते हैं। मान लो एक कंट्री नहीं करना चाहती है लेकिन दूसरी कंट्री उस के साथ क्या कर लेती है, कॉम्प्रोमाइज करती है। मान लो हमें इसके बदले, मान लो हमारे पास वोटर नहीं है तो हम वोटर ले लेते हैं उनसे और उसके बदले में क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज के बेस पे कुछ फेडरल स्टेट कैसे होती हैं, कुछ फेडरल स्टेट बनी होती है कॉम्प्रोमाइज के बेस पे। कैसे कि कैसे बनी होती हैं, जैसे हमारी जो ब्रिटिश है और जो बोरस है वे क्या है, इक्वल पार्टनर से साउथ अफ्रीकन यूनियन एस्टेब्लिश में, लेकिन जो रियल फेडरेशन वो एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो फेडरेशन है बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज, इसमें आप सिर्फ इतना याद रखो, फेडरेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि जहां पर कॉम्प्रोमाइज करके हम दो स्टेट में गवर्नमेंट को जो है रूल करती हैं, जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करके गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक है, जैसे आपको पता है फेडरेशन, जैसे एक तो है हमारा यूरोप, आपको पता है जब हमारे ऊपर अंग्रेजों ने क्या है कब्जा कर लिया था तो इंडिया में क्या है कॉम्प्रोमाइज वाला ही फेडरेशन चल रहा था, हम पे राज कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे। तो इस फेडरेशन को क्या बोला जाता है, फेडरेशन बेस्ड ऑन कॉम्प्रोमाइज। एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने हम पे क्या है कब्जा कर लिया और उनके साथ फिर हमने कॉम्प्रोमाइज करके अपनी कंट्री को जो है चलाया। तो इसको बोला जाता है समझौते पर। समझौता, हम आप सबको पता है कि हमने समझौता कर करके ही क्या है अपनी कंट्री को आजादी दिलवाई है, और जैसे जैसे समझौते होते गए हमने अपने राइट का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, हर चीज का ध्यान रखा है। ठीक है, अब है हमारा सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन। सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन कौन सा होता है, सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन होता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट मिलके काम करती है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है इंडिया। इंडिया को हम क्वासी फेडरेशन के नाम से भी जाना जाता है, इंडिया को हम क्या बोलते हैं, एक यूनियन बोलते हैं।
ठीक है। तो इंडिया बेस्ट एग्जांपल है हमारे सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन का, जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन का मतलब होता है जहाँ पे हमारा सेंटर और जो हमारा स्टेट है वो मिलके जब काम करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन। ठीक है। केंद्रीकृत संघ का विकास आमतौर उन देशों में होता है जहाँ क्षेत्रीय रूप से समूहीकृत होते हैं, विविधता होती है और एकता को ऊपर से थोपे जाने की जरूरत है ताकि क्षेत्र एकजुट रह सके। ठीक है। तो इसके बावजूद यहाँ पे कैसा है, देखो आप सबको पता है इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट एथनिक पीपल, डिफरेंट लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस है यहाँ पे, बहुत सारे हमारे समूह है, जाति है, ट्राइब है, कास्ट है, लेकिन फिर भी एक ऐसा देश है, ये एक इंटीग्रेटेड क्षेत्र है, इंटीग्रेटेड एरिया, जहाँ पे लोग क्या है एक दूसरे पर अपने जो रूल्स है रेगुलेशन है थोपते नहीं है। यहाँ पे सेंटर और स्टेट मिलकर जो है क्या करती है, रूल्स को फॉलो अप करवाती है लोगों से। इसलिए जो इंडिया है, इंडिया सेंट्रलाइज्ड जो संघ है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद है इम्पोज्ड फेडरेशन। इम्पोज्ड मतलब जब थोपा जाता है, अधिरोपित महासंघ कुछ अधिकांश लोगों की इच्छा के विरुद्ध और उनके बिना स्थापित किए जाते हैं, उन्हें बिना अनुमति के जब रूल सेट किए जाते हैं तो उनको बोला जाता है सुपर इम्पोज्ड या फिर हम इम्पोज्ड फेडरेशन। ठीक है। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो हम देख सकते हैं, जैसे हम पे जो माइनॉरिटी है, जैसे जो पावरफुल माइनॉरिटी है कंट्री की, वो कॉलोनियल पावर पे, जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हो इंडिया पर जब कब्जा किया था अंग्रेजों ने, तो उन्होंने एक तरीके से क्या इम्पोज्ड फेडरेशन ही था, क्या था थोपा था वो हम पे, हर रूल्स रेगुलेशन क्या थोपा जाता था, पूछा नहीं जाता था। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फेडरेशन के टाइप। अब है हमारा कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी। तो ये जो फेडरेशन के टाइप है, यहाँ पे हमारी कौन सी पॉलिटिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या आपको जो नोट्स है वो मैं इसमें याद रखना है कि फेडरेशन क्या होता है। जैसे आपसे फेडरेशन पूछ लिया जाएगा क्या होता है, ठीक है, और आपको फेडरेशन के टाइप दे दिए जाते हैं और उनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फेडरेशन का टाइप नहीं है। तो बस ये याद रखना कि फेडरेशन के कौन कौन से टाइप है। 4 टाइप है। फेडरेशन बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन, फेडरेशन सुपर इम्पोज फेडरेशन और म्यूचुअल इंटरेस्ट। ये 4 फेडरेशन के टाइप है, यही आपसे पूछे जाएंगे और यही आपको याद रखने हैं पेपर के लिए। आपसे इसके अंदर को कुछ भी नहीं पूछा जाता है। बस जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में ना बहुत मेन मेन सा पूछा जाता है, जो मेन है वो मैंने आपको करा दिया है। फेडरेशन के टाइप पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। नीतीश वो मेरे से गलती से हो गया था। गुड इवनिंग विजय। अब जो हम शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं कल्चरल ज्योग्राफी और सोशल ज्योग्राफी। देखो आज हमारा जो कल्चर ज्योग्राफी है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा जो है इसका रह जाएगा। तो कल हम जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी करेंगे। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी करने से पहले थोड़ा सा जो हमारा कल्चरल वाला पार्ट है वो कर लेंगे कल का। ठीक है। तो हमारा है अब है कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी। कल्चर का मतलब है सांस्कृतिक और हमारा सोशल का है हमारा मतलब सामाजिक, यानी कि सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल। ठीक है। तो कल्चर में हम क्या पढ़ते हैं, कल्चर का आप सबको पता है, इंडिया जो है इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे आप सबको पता है हमारा राजस्थानी कल्चर अलग है, हरियाणवी कल्चर अलग है, और हमारा जो ये और जो हमारे रीजन है, जो हमारे पूर्वी ईस्टर्न जो स्टेट है, यानी कि जिनको हम 7 सिस्टर भी बोलते हैं, वहां का जो कल्चर है वो अलग है। नागालैंड, असम, मणिपुर, यहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। असम का और हमारा वेस्ट बंगाल, इन सब का जो कल्चर है एक दूसरे से भिन्न। वहाँ की जो सोशल लाइफ है वो भी हर जगह क्या है अलग अलग होती है। तो सबसे पहला होता है हमारा कल्चर, यानी कि सांस्कृतिक। कल्चर किसे बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ कल्चर। जो हमारे कल्चर ज्योग्राफी में ना बस ये छोटी छोटी सी जो है ना ये ही पूछी जाती है आपसे डेफिनेशंस की, कल्चर किसे कहते हैं।
तो कल्चर क्या होता है, एक कलेक्टिव नॉर्म होता है किसका, हमारे रिचुअल्स का, यानी कि हमारे रीति रिवाजों का, हमारे बिहेवियर का, दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर। ठीक है, तो हिंदी में देख लेते हैं संस्कृति की अवधारणा। संस्कृति को सामूहिक मानदंडों, रीति रिवाजों और व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो क्या है, जो एक लोगों का समूह साझा करता है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल। मान लो हरियाणा, जैसे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है। तो कल्चर होता क्या है, एक कलेक्टिव नॉर्म होता है, यानी कि एक कलेक्टिव नॉर्म होता है जिसमें लोगों के रीति रिवाज, रिचुअल, उनका ट्रेडिशन, वे कैसे बिहेव करते हैं, वो जो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है उनको कैसा बिहेव करते हैं किसी पर्टिकुलर बात पे, तो वो जो होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर। कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ थिंकिंग, हम कैसे सोचते हैं। अगर कल्चर का आप शॉर्ट फॉर्म पूछो तो कल्चर का मतलब होता है अ वे ऑफ थिंकिंग, कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है हमारा कल्चर। ठीक है, लेकिन जैसा कि मानव विज्ञानी गिलफर्ड गिट्स परिभाषित करते हैं, इसमें क्या होता है कि इट आल्सो इंक्लूड सिंबल बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू टाइम विद इन अ सिस्टम, और कल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज लैंग्वेज, रिलीजन, सोशल हैबिट, म्यूजिक एंड आर्ट। ठीक है, देखो, तो जो हमारे क्लिफोर्ड गिट्स है ना, वो ये कहते हैं कि है ना, हम कल्चर में जो सिंबल है, सिंबल जैसे कल्चर का मतलब यही नहीं होता कि हम सिर्फ जो वस्त्र होते हैं, जो हमारे त्योहार होते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। कल्चर में हमारे जो हमारे सिंबल होते हैं, जैसे अब आपने जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में आपको जो आपके वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के टाइप में नॉन वर्बल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि हम जो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल में हम किसको इंक्लूड करते हैं, जो हमारे सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, जैसे हमारा जो वॉइस है, वॉइस का टच कैसा है, वॉइस की पिच कैसी है, डिस्टेंस कितना है, ये सब हम नॉन वर्बल में होते हैं। ऐसे ही जो हमारा कल्चर होता है, कल्चर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जो ग्रुप ऑफ एक लोगों का समूह है, उस समूह में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उनका कैसा धर्म है, उनकी सोशल हैबिट कैसी है, उनकी वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, कैसा वो म्यूजिक सुनते हैं, कैसा उनका आर्ट है। तो कल्चर क्या है, लोगों का लिखना, कि लोग लिखते कैसे हैं, उनका रिलीजन, उनका धर्म कैसा, उनके कपड़े कैसा, वो खाना खाते हैं, वो क्या क्या करते हैं, इन सब को समझना ही क्या बोला जाता है, इन सब को समझना ही कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी बोला जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, कल्चर। ये होता है हमारा कल्चर। ठीक है, तो कल्चर का अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, कल्चर क्या है, कल्चर इज अ वे ऑफ थिंकिंग, एक सोचने का तरीका, लाइफ जीने का तरीका, वे ऑफ लिविंग, सॉरी वे ऑफ थिंकिंग नहीं, या वे ऑफ लिविंग, हम कैसे जीते हैं। वे ऑफ थिंकिंग नहीं है, वे ऑफ लिविंग है कल्चर का मतलब, कि हम लाइफ कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना जीवन बिता रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे गाना गा रहे हैं, कैसी हमारी हैबिट है। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड किया जाता है हमारे कल्चर में। उसके बाद हमारे कल्चर के क्या क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ कल्चर। ठीक है, तो फंक्शन देखो, मैन इज नॉट ओनली सोशल एनिमल, बट एक सिर्फ जो आदमी है एक सामाजिक पशु नहीं है, लेकिन वो साथ साथ एक कल्चरल बींग भी है, एक सांस्कृतिक बींग भी है, एक सांस्कृतिक तत्व भी है। कल्चर इज समथिंग दैट हैज एलिवेटेड हिम फ्रॉम लेवल ऑफ एनिमल टू हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो, कल्चर जो है, जब से हम बोर्न होते हैं तब से हमारे अंदर में अंदर आता है, और हम बड़े होते ही जाते हैं, और हमारे अंदर कल्चर रहता ही रहता है। ये हमारी सारी अचीवमेंट को, यानी कि पूरी लाइफ में जो भी हमने अचीव किया है उसको पेश करता है हमारा कल्चर। कल्चर क्या फुलफिल करता है, कल्चर फुलफिल अ नंबर ऑफ फंक्शन। ये सबसे पहले कल्चर, हाँ, कल्चर की वजह से हमारे अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले नॉलेज। कल्चर की वजह से ही हमें क्या आती है, कल्चर की वजह से ही हमें, हम नॉलेज को क्या है, ग्रहण कर पाते हैं। सिचुएशन को डिफाइन करता है हमारा कल्चर, हमें सिचुएशन को डिफाइन करना आ जाता है।
हम वैल्यूज को समझते हैं, यानी कि नैतिक, मोरल, हमारे गोल, एटीट्यूड, ये सब कल्चर से हमें सीखना मिलता है। हमारे करियर की तरफ हमारा डेडिकेशन कल्चर की वजह से होता है। हमारा जो बिहेवियर है, इंडिविजुअल जो बिहेवियर है, वो हमारे कल्चर से ही हमें मिलता है। ठीक है, मोल्डिंग पर्सनैलिटी, और हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या है, निखार होता है। तो ये सारी जो है ना, ये सारे हमारे कल्चर की वजह से मिलते हैं, यानी कि संस्कृति ज्ञान का भंडार है, यानी कि कल्चर से हमें नॉलेज मिलती है। हाँ, कल्चर हमारी जो स्थितियों को परिभाषित करता है, हमारा जो दृष्टिकोण है, यानी कि सोचने का तरीका है, लाइफ जीने का तरीका है, मूल्य है, हमारे लक्ष्य हैं, इनको परिभाषित करता है। हमारे वाहक का निर्णय लेना, यानी कि हमारा जो निर्णय लेने का एटीट्यूड है वो कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है। ठीक है, व्यक्तित्व को डालना, यानी कि बिहेवियर कैसा है हमारा। मोल्डिंग पर्सनैलिटी, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी में अगर कुछ चेंज होता है तो वो किसकी वजह से होता है, हमारा कल्चर की वजह से। अब कंपोनेंट ऑफ कल्चर, देखो याद रखना, कल्चर में होती है हमारी वैल्यू, नॉर्म्स, सिंबल और लैंग्वेज। ये सब हमारे किसके पार्ट है, कल्चर के। वैल्यू क्या होती है, वैल्यू का मतलब होता है हमारे मूल्य, और दूसरा नॉर्म्स का मतलब हमारे, नॉर्म्स की मतलब हमारी तमीज, तहजीब, और हमारा तीसरा है हमारा सिंबल। सिंबल मतलब हमारे कल्चर के अलग अलग सिंबल होते हैं, यानी अगर हम चुपचाप बैठे हैं तो ये बड़ा शरीफ है, ये सब लगाया जाता है। अगर मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो ये, अगर बहुत ज्यादा कुछ हरकत कर देते तो ये नोटी बच्चा है, तो ये सब बोला जाता है हमारे कल्चर में। और लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ कंपोनेंट। लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज कि हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज के टच से ही पता लगता है कि हम कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं। अब हमारा होता है कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स पढ़ने से पहले, यानी कि सांस्कृतिक परिसर से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कल्चरल ट्रेट। अब आपको पता है कल्चर क्या होता है। अब कल्चरल ट्रेट क्या होता है, हमारी एक सिंगल फीचर, ठीक है, एक संस्कृति के भीतर नियमित रूप से होने वाली एकमात्र विशिष्ट विशेषता। ठीक है, देखो अब इसमें हम कल्चरल ट्रेट में क्या बोल सकते हैं, जैसे अब हम हमारे जैसे मान लो अब हरियाणा है, हरियाणा में क्या है, कुर्ता पजामा पहनना जो है उनका एक कल्चरल ट्रेट माना जाता है, एक सांस्कृतिक लक्षण है। अगर ऐसे ही मैं राजस्थान की बात करूं तो वहां पे जो है वो पगड़ी बांधी जाती है, मूछे, और पगड़ी एक कल्चरल ट्रेट हो गई, मूछे रखना उनकी कल्चरल ट्रेट है, और साथ ही साथ जूती पहनना, धोती पहनना, ये सब क्या उनका पर्टिकुलर कल्चरल ट्रेट है, एक सांस्कृतिक लक्षण। सांस्कृतिक लक्षण क्या है, अलग अलग एक सिंगल जो फीचर होता है हर कल्चर का, उसको बोलते हैं कल्चरल ट्रेट। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा कल्चरल ट्रेट, यानी कि सांस्कृतिक लक्षण, एक सिंगल फीचर जो होता है किसी भी कल्चर का। ठीक है, जैसे अब जो हमारी, और क्या बता सकती हो, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में जो है घाघरा पहनते हैं, सॉरी घाघरा नहीं, सॉरी दामन पहनते हैं, वो एक कल्चरल ट्रेट हो गया। और हमारा, और मैं जैसे बता सकूं, जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लावनी डांस है, उसमें हम वो जो साड़ी अलग तरीके से पहनते हैं, तो ये सारे क्या ना एक सिंगल सिंगल कल्चरल ट्रेट होते हैं। कोई किसी तरीके से कपड़े पहनता है, अब बंगाली जो है वो साड़ी अलग तरीके से बोलते हैं, पहनते हैं, तो ये क्या होता है, बंगाली साड़ी कहते हैं उसको, तो वो क्या होता है, एक कल्चरल ट्रेट होता है। अब कल्चरल ट्रेट के बाद आता है हमारा सांस्कृतिक परिसर, यानी कि हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। इन कल्चरल ट्रेट को मिलाकर जो बनता है, बहुत सारे कल्चरल ट्रेट जब को मिलकर क्या बनता है, हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ कल्चरल ट्रेट दैट आर एम्प्लॉयड टुगेदर, जिन्हें एक साथ रखा जाता है। अब जैसे मैं आपको बता रही थी, अब मान लो हम एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का। राजस्थान में जैसे पगड़ी पहनते हैं, और मूछें होती है उनकी, और धोती और जूती पहनते हैं वो, और उनका जो नमस्ते करने का स्टाइल वो क्या होता है, वो खम्मा गणी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो इन सारों को मिला के ये एक एक, जैसे एक मिनट रुक जाओ, देखो सबसे पहले तो क्या पहनते हैं, वो पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी पहनना उनका एक कल्चर ट्रेट हो गई। फिर दूसरा क्या है, वे जूती पहनते हैं, दूसरी कल्चरल ट्रेट हो गया। तीसरा वो खम्मा गणी करते हैं, नमस्ते की जगह क्या करते हैं, खम्मा गणी करते हैं। ठीक है, ये तीसरा कल्चरल ट्रेट हो गया।
चौथा कल्चर होगा वहां पे दाल चूरमा बाटी, ये भी क्या उनका खाने का एक प्रतीक है, ये भी क्या है कल्चरल ट्रेट हो गया। इन सारे कल्चरल ट्रेट को मिलकर क्या बनता है हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जैसे हमारा अब इंडिया है, इंडिया क्या है एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, इसमें अलग अलग कल्चरल ट्रेट है। कौन कौन से अलग कल्चरल ट्रेट है, जैसे ये इंडिया का एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, इसमें हरियाणा है, इसमें हमारा राजस्थान अलग कल्चरल ट्रेट है, इसमें महाराष्ट्र अलग कल्चरल ट्रेट है, असम अलग कल्चरल ट्रेट है, और बिहार अलग कल्चरल ट्रेट है, और हमारा उत्तराखंड अलग कल्चरल ट्रेट है, हमारा जो है महाराष्ट्र अलग कल्चरल ट्रेट है, झारखंड अलग कल्चरल ट्रेट है। तो ये क्या है, ये कल्चरल ट्रेट से मिलकर क्या बनता है हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। सारे कल्चरल ट्रेट को मिलके क्या बनता है हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ये देख लो, ये पूरा ओवरऑल तो हो गया हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर एक एक जो कल्चरल ट्रेट है, एक एक कल्चरल ट्रेट से मिलकर क्या बनता है हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स। जैसे नेशनलिज्म एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल जो है एक कल्चरल ट्रेट है, ठीक है, और जो फुटबॉल मैच है वो एक क्या है कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटी, सोशल गैदरिंग होती है, डिफरेंट एग्जीबिशन होता है, ठीक है। तो ये आई होप आप सबको जो कल्चरल सांस्कृतिक परिसर है वो सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो वो क्या एक बार मेरे से पूछ सकता है। गुड इवनिंग विजय, शायद मैंने वो, आई होप आप सबको जो ये है कल्चरल ट्रेट और कल्चरल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि है ना पता है क्या ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मैच द फॉलोइंग में। हमारा प्रीवियस से जो आपका 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें मैच द फॉलोइंग में आया था कि कल्चरल ट्रेट क्या होते हैं, ये मैच द फॉलोइंग में दे दिया था। तो आपको क्या ना पता होना चाहिए कि कैसे कैसे होता है। तो कल्चर मैंने समझा दिया, कल्चरल ट्रेट मैंने समझा दिया, कल्चरल कॉम्प्लेक्स समझा दिया, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को बता दो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है या नहीं आ गया है। उसके बाद फिर हम जो है अपना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ कि यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारी ये कौन कौन सी एक्टिविटीज है हमारे कल्चरल कॉम्प्लेक्स में। तो हमारी जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स है उसमें एक्टिविटी हो सकती है, डांस हो सकता है, म्यूजिक स्टूडियो, ऑडिटोरियम, ओपन एयर थिएटर, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, ये सब क्या हमारे कल्चरल कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा कल्चरल एरिया एंड कल्चरल रीजन, ठीक है। तो कल्चरल एरिया क्या होता है, कल्चरल एरिया इज अ रीजन विद इन विच सर्टेन कल्चरल नॉर्म्स प्रिवेल, ठीक है। कल्चरल एरिया और कल्चरल रीजन क्या होता है, इसमें जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कल्चरल एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे जो लोग हैं वो क्या है कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करते हैं। कल्चरल एरिया वो रीजन है जहाँ पे कुछ कॉमन जो कल्चरल नॉर्म्स है वो चलती हैं। जैसे यहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं नमस्ते करते हैं, यहाँ पे सभी लोग क्या है रोटी, जैसे हरियाणा है, हरियाणा को लगा लो, ये क्या हरियाणा एक रीजन है, कल्चरल रीजन है जहाँ पे सभी लोगों का खान पान सेम है, उनका त्योहार मनाने का तरीका सेम है, सभी की सोशल गैदरिंग एक ही जैसी होती है, शादी ब्याह करने का तरीका सब कुछ क्या एक जैसा, ये होता है हमारा कल्चरल एरिया, ठीक है। अब है हमारा कल्चरल रीजन। कल्चरल रीजन क्या होता है, कल्चरल जो रीजन हमारा फॉर्मल और फंक्शनल रीजन है,
जिसमें देखो ये हमारे दो रीजन है। कल्चरल रीजन कौन सा रीजन होता है, इस कल्चरल रीजन की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो दूसरे कल्चरल रीजन की कैरेक्टरिस्टिक से अलग होगी। ये जो कल्चरल रीजन है अपने आसपास के एरिया से क्या होगा, अलग होगा। इसको क्या बोलते हैं, कल्चरल रीजन। इसमें क्या, ये कल्चरल रीजन हमारा फॉर्मल और फंक्शनल रीजन होता है जिसमें कुछ कॉमन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक चलती हैं। ये सिंगल कल्चरल ट्रेट पे और कल्चरल कॉम्प्लेक्स पे भी हो सकता है। अब जो हमारे कल्चरल रीजन है उसके तीन टाइप है, फॉर्मल कल्चरल रीजन, फंक्शनल कल्चरल रीजन और वर्नाकुलर कल्चरल रीजन। ठीक है, तो हमारा फॉर्मल कल्चरल रीजन कौन सा होता है, फंक्शनल कल्चरल रीजन कौन सा होता है और वर्नाकुलर कल्चरल रीजन कौन सा होता है। ये जो तीनों है ये आपके जो एग्जाम है उसमें पूछा जाता है। वर्नाकुलर कल्चरल रीजन कौन सा होता है, वर्नाकुलर कल्चरल रीजन होता है जो आपकी लैंग्वेज पे जो है बेस होता है, जहाँ पे सेम लैंग्वेज होती है उसको क्या बोलते हैं, हमारा वर्नाकुलर कल्चरल रीजन। ठीक है, उसके बाद हमारा फंक्शनल कल्चरल रीजन। जो फंक्शनल कल्चरल रीजन है उसको हम नोडल रीजन भी बोलते हैं। फंक्शनल कल्चरल रीजन का मतलब है जब सामान का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी कि कुछ जो हमारी सर्विस है, सर्विस की बेस पे जब होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल कल्चरल रीजन। तो आपको वर्नाकुलर कल्चरल रीजन आ गया होगा समझ में। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारे ये वर्नाकुलर कल्चरल रीजन होते हैं ये कैसे होते हैं, हमारे इनफॉर्मल होते हैं, ये फॉर्मल नहीं होते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है, फॉर्मल रीजन वो होते हैं जहां पे क्या है, रूल्स रेगुलेशन होती है। फॉर्मल का मतलब ये होता है जब पे रूल्स रेगुलेशन होती है, और इनफॉर्मल का मतलब है जब पे रूल्स रेगुलेशन नहीं होती है। तो अब बच गया है हमारा जो है फॉर्मल कल्चरल रीजन। अब ये जो फॉर्मल कल्चरल रीजन क्या होता है, एक मिनट। जो फॉर्मल कल्चरल रीजन है, फॉर्मल कल्चरल रीजन वो कल्चरल रीजन होता है जहां पे लोगों की जो वन ट्रेट है, यानी कि उनका कल्चर सेम है, उनकी सोशल लाइफ सेम है। ठीक है, तो जो मैं नॉर्मल आपको कल्चर की डेफिनेशन बता रही हूँ वो किस में आती है, हमारी फॉर्मल कल्चरल रीजन में, जहाँ पे लैंग्वेज, रिलीजन और उनके जीवन जीने का तरीका सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल कल्चरल रीजन। और हमारा जो फंक्शनल कल्चरल रीजन है, फंक्शनल कल्चरल रीजन होता है जो हमारे सर्विसेज के बेस पे होता है। ठीक है, एक मिनट। कौन सा रिपीट करना है विजय आपको, कल्चरल, फॉर्मल, फॉर्मल रीजन जो ये रीजन के टाइप है। जल्दी से बताओ एक बार, फिर मैं दोबारा से समझाती हूँ आपको। फंक्शनल का चलो एक बार मैं जो तीनों है ना वो तीनों ही आपको बता देती हूँ। तो जो हमारा कल्चर है ना, कल्चरल रीजन आप सबको बता दिया मैंने। अब हमारा सबसे पहले हमारा फॉर्मल रीजन। फॉर्मल रीजन क्या होता है, फॉर्मल रीजन यानी कि हमारा औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र। जो फॉर्मल रीजन है या औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र है वो कौन सा होता है, फॉर्मल रीजन वो रीजन होता है
ये हमारा एक रीजन है। इसको फॉर्मल रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो है लैंग्वेज, उनका वे ऑफ लिविंग यानी कि उनके जीवन जीने का तरीका, उनका और क्या हो सकता है, उनका जो है फेस्टिवल्स, उनके लिवलीहुड, सब कुछ क्या है, सेम है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र, या क्या बोला जाता है इसको, आपका फॉर्मल कल्चरल रीजन। दूसरा है आपका फंक्शनल रीजन। ठीक है, फंक्शनल, जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले सकते हो औपचारिक सांस्कृतिक क्षेत्र या फॉर्मल में। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, देखो बेशक से इसमें डाइवर्सिटी मिलती है, लेकिन ओवरऑल इंडिया क्या है, पूरी एक कंट्री है, एक नेशन है, ले उसमें बेशक से विविधता पाई जाती है, बट क्या है, वो एक फॉर्मल कल्चरल रीजन है। यहाँ पे लोगों के क्या है, खुद के अपने त्योहार है, वे अपना त्योहार मनाते हैं सबका। जैसे दिवाली है, पूरी इंडिया में दिवाली मनाया जाता है, ये उनका क्या है, एक कल्चरल कंसेप्ट है, एक कल्चरल ट्रेट है। ठीक है, जैसे दिवाली है, दिवाली मनाई जाती है, दिवाली पूरे इंडिया में मनाई जाती है, तो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मल कल्चरल रीजन का एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि फॉर्मल कल्चरल रीजन में क्या होता है कि फॉर्मल कल्चर यानी कि जो पूरा रीजन है उसमें क्या है, सेम कल्चर होता है, यानी कि सेम वो फेस्टिवल मनाते हैं, सेम उनके जीवन जीने का तरीका होता है। जैसे अब हम कैसे जीवन जीते हैं, हमारा जैसे हमारा नॉर्मल रूटीन आप सबको पता है, हम अपना काम पे जाते हैं, सब लोगों का पूरे इंडिया में यही रूटीन है कि सब अपना काम करते हैं, और अपने कोई फेस्टिवल आ जाता है तो उनको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा फॉर्मल कल्चरल रीजन। उसके बाद हमारा फंक्शनल रीजन। फंक्शनल रीजन पे होते हैं जो कार्य के आधार पर जो रीजन बनते हैं। ठीक है, यानी कि मार्केट बेस्ड हो जाते हैं कुछ रीजन, जहां पे जो हमारी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। अगर मान लो जैसे ये मुंबई है, मुंबई में हमारा क्या है, मुंबई को हम बॉलीवुड सिटी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, हमारे फिल्में वगैरह, टीवी इंडस्ट्री वगैरह, ये सारी चीजें वहीं पे होती है। इसलिए जो मुंबई है, मुंबई क्या है, सर्विस के लिए फेमस है, इसलिए सारे लोग वहां पे क्या है, बस वहां पे जाके बस गए। तो ये रीजन किसके लिए जाना जाता है, फंक्शनल रीजन है। फंक्शनल रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल है, और इस सर्विसेज के लिए लोग बाहर से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए इस रीजन को क्या बोला जाता है, हमारा फंक्शनल रीजन। फंक्शन यानी कि हमारे गुड और सर्विसेज का जहाँ पे एक्सचेंज होता है, हमारी सर्विसेज जहाँ पे हमें मिलती है। आप इसमें और एग्जांपल ले सकते हो, मुंबई तो आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है। और जैसे आपका इंडस्ट्रियल एरिया हो गया आपका, जैसे जो फेमस फेमस रीजन है हर इसमें, जैसे आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली को क्या बोला जाता है, एजुकेशन सिटी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एजुकेशन, एजुकेशन भी क्या है, एक जैसे हमारे लिए एजुकेशन क्या है, नॉलेज के लिए हम गेन करते हैं, लेकिन जो हमें देता है, जो टीचर है, उसके लिए क्या, वो उसके लिए उसकी एक सर्विस है, उसके लिए वो प्रोफेशन है। तो वो भी क्या होगा, एक सर्विस हो गया, सर्विस के लिए वहां पे क्या एक हब बन जाता है, जिससे बाहर से लोग क्या है, इस क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। और ये कौन सा रीजन बन जाता है, ये एक बन जाता है फंक्शनल रीजन। उसके बाद है हमारा वर्नाकुलर रीजन। वर्नाकुलर रीजन कौन सा रीजन होता है, वर्नाकुलर वो रीजन होता है, देखो वैसे वर्नाकुलर का मतलब है जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है ना, ये लोकल जो हमारे जो लोकल प्लेसेस होती है वहां पे जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको वर्नाकुलर बोलते हैं। बट वर्नाकुलर रीजन में मैं यही देख रही थी अभी फोन में कि वर्नाकुलर रीजन कौन सा होता है। वर्नाकुलर रीजन ना तो आपका सर्विस के बेस पे होता है, ठीक है, ना आपका किसी फॉर्मल जो एक्टिविटी है उसके बेस पे होता है। जो वर्नाकुलर कल्चर होता है वो कैसा होता है, वो इनफॉर्मल रीजन होता है। ये क्यों बनता है, देखो किसी पॉपुलर परसेप्शन के बेस पर बन सकता है। मान लो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया मान लो ये किसके लिए फेमस हो जाए, ये जादू टोने के लिए फेमस हो जाए, तो यहाँ पे क्या लोग आके बसने लग जाते हैं, ठीक है, जो जो इसमें बिलीव करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा वर्नाकुलर रीजन हो गया। वर्नाकुलर कल्चरल रीजन इनफॉर्मल रीजन होता है जो कि पॉपुलर परसेप्शन पे या किसी फीलिंग पे बसता है। जैसे आप सबको पता है केदारनाथ है, ठीक है, उत्तराखंड में केदारनाथ है। केदारनाथ पे क्या है, बहुत लोग बिलीव करते हैं, मोस्टली सब बिलीव करते हैं। और वहां पे क्या है, वो अब एक क्या बन गया, एक रीजन बन गया। वहां पे आसपास क्या है, घर जो है, जब जब वो खुल जाए तो वहां पे क्या है, सर्विस के लिए भी रीजन बन जाता है। और क्या है वहां पे, और क्या बन जाता है, वहां पे लोग
जाने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या है, एक परसेप्शन, एक फीलिंग के बेस पे कि वहां पे भगवान है, तो उससे हम मिलने जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक अलग रीजन बन गया है केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, क्योंकि उसके आसपास भी क्या है, लोग शिफ्ट होने लगते हैं, वहां पे रहने लगते हैं, तो वो भी क्या एक रीजन बन जाता है। जोशीमठ, अब जोशीमठ जो है सिंक होने लग गया, तो वहां से लोगों का क्या कर दिया, एक्सक्लवेटेड, वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये कौन सा रीजन होता है, हमारा वर्नाकुलर रीजन होता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको अब समझ में आ गया होगा कि वर्नाकुलर रीजन कौन सा होता है हमारा, और वर्नाकुलर रीजन, हमारा फॉर्मल रीजन, और हमारा और कौन सा है, हमारा फंक्शनल रीजन। फंक्शनल रीजन को हम नोडल रीजन भी बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद हमारे हैं कल्चर के एलिमेंट, कौन कौन से होते हैं। कल्चर के एलिमेंट में मैंने आपको बताया था, हमारे बिलीफ, हम किस में बिलीव करते हैं, हमारी वैल्यूज, हमारे मूल्य, हमारी नॉर्म्स, यानी कि हमारी तमीज, और हमारे सिंबल्स। तो सबसे पहले है बिलीफ। बिलीफ क्या होता है, बिलीफ रेफर टू डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट इज एज्यूम टू बी ट्रू। मतलब हम क्या मानते हैं, हम किस पे, हम किसको सच मानते हैं, व्हाट इज एज्यूम टू बी ट्रू। एक, द बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप इन्फ्लुएंस whether that individual or group view a particular social condition as a social problem। क्या कहता है, विश्वास क्या होता है, जो सत्य माना जाता है उसके बारे में परिभाषा और स्पष्टीकरणों को संदर्भित करता है। ठीक है, विश्वास एक व्यक्ति या समूह प्रभावित करता है कि क्या वह व्यक्ति या समूह किसी विशेष सामाजिक को देखता है एक सामाजिक समस्या के रूप में स्थित है। ये क्या कहता है कि विश्वास की हम किस में बिलीव करते हैं, हम कैसे बिलीव करते हैं। अब ये आप एक बात बताओ, किसने बताया है कि ये बात सच है, ये बात झूठ है, इससे ये काम करने से अच्छे कर्म बनते हैं, ये काम करने से बुरे कर्म बनते हैं। ये सब किसकी वजह से, ये सब हमारे बिलीफ है जो सालों से चलते आ रहे हैं, उन्हीं पे हम बिलीव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारी वैल्यूज। वैल्यूज भी क्या होती है कि वैल्यूज होती है हमारी, जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, यानी कि जो हमारी किस पे डिपेंड करती है, नैतिक मूल्य भी हमारी सोशल बिहेवियर और सोशल लाइफ पर डिपेंड करते हैं कि हम अच्छे कर्म चल कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारी मान्यता कैसी है। ठीक है, हम जो हमारी जिंदगी है उसमें अच्छी गुड हैबिट है, हमारे अंदर बैड हैबिट है, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जैसे झूठ बोलना गलत है या नहीं, ये सब किस में, ये सब हमारी वैल्यूज में है, ये सब हमारी वैल्यूज हमें सिखाती है। ठीक है, अच्छे और बुरे, सही और गलत के बारे में सामाजिक समझौते, ये सब किस में, हमारे मूल्य मूल्य वैल्यूज में है। अब है हमारा कल्चर हेरिटेज। क्या होता है कल्चर हेरिटेज, हमारा क्या होता है, देखो आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट को क्या बोलते हैं, हमारा हेरिटेज ही बोलते हैं। आर्टिफैक्ट यानी कि जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है। अब ये कल्चरल हेरिटेज क्या हो सकते हैं, जैसे देखो कल्चरल हेरिटेज है जो हमारे हिस्टोरिकल, जो हमारे पुराने जो इतिहासकार हैं उन्होंने बना रखे हैं, जैसे हमारा ताजमहल कल्चरल हेरिटेज है, हमारा कुतुब मीनार कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, और ये सब किसने बना रखे हैं, फिजिकल आर्टिफैक्ट। देखो ये हमारे कुछ जो कल्चरल हेरिटेज है, फिजिकल यानी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी कि हमारे कुछ, जिसे टेंजिबल का मतलब है जिसे हम छू सकते हैं, इनटेंजिबल का मतलब जिसे हम नहीं छू सकते। तो कल्चरल हेरिटेज कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, तो कल्चरल हेरिटेज आप सबको समझ में आ गया होगा, दैट कल्चरल हेरिटेज वो हेरिटेज होते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, सोसाइटी और ग्रुप को इनहेरिटेड फ्रॉम पास्ट जनरेशन, जो हमें, जो पुरानी हमारी सभ्यताएं, हमारी पास्ट जनरेशन है उनसे मिला है। जैसे हमारी मेडिवल जो हिस्ट्री थी उसमें क्या थे, ये हमारी मीनार ये थी, बनी हुई थी, कुतुब मीनार, ये सब हमारी किसने बनाई है, दरगाह वगैरह, ये सब हमारे मेडिवल में मिला है। एंशिएंट टाइप में हमारे मंदिर वगैरह, ये सब हमारे क्या है, कल्चरल हेरिटेज है। ये दो तरीके की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, अब कल्चरल रीजन देखो, अब आपको एक हिरेरिटी याद करनी है। सबसे पहले आता है हमारा, क्या आता है, ट्रेट। ठीक है, ये आपसे हिरेरिटी पूछी जाती है। ट्रेट के बाद आता है, ट्रेट से मिलके बना है हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। और कल्चरल, ये याद रखना, सबसे पहले ट्रेट, ट्रेट के बाद हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स, कल्चरल कॉम्प्लेक्स के बाद आता है हमारा एरिया भी हो सकता है। ठीक है, एरिया के बाद हमारा क्या आता है, फोर्थ पे आता है हमारा रीजन। ठीक है, और रीजन के बाद आता है हमारा, क्या आता है, हमारा रियलम।
ठीक है। रीजन के बाद क्या आता है हमारा रियलम। देखो एक बात याद रखना, रीजन और रियलम में है ना कुछ भी डिफरेंस नहीं है। रीजन क्या होता है, रीजन वो एरिया होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक अपने आसपास के एरिया से अलग होती है। ये अलग क्षेत्र होता है, इसकी सभी कैरेक्टरिस्टिक अपने आसपास के एरिया से अलग होती है। जैसे इंडिया है, इंडिया एक कल्चरल रीजन है, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। ये पाकिस्तान से अलग है, चाइना से अलग है, और हमारी जो जापान है, इंडोनेशिया, इन सब से अलग कल्चर है। तो ये क्या हो गया, एक रीजन है जिसकी अपने आसपास के एरिया से जो एक्टिविटी है वो क्या है, वो अलग है, उसको बोलते हैं कल्चरल रीजन। अब जो रियलम क्या होता है, रियलम होता है कल्चरल रीजन का ही बड़ा रूप। ये कल्चरल रीजन का बड़ा रूप को क्या बोलते हैं, कल्चरल रियलम। ठीक है, एक तो मिनट कैसे, यहाँ पे एक बार मैं दोबारा लिख लेती हूँ, अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना आपसे ही की वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले है हमारा ट्रेट, ट्रेट के बाद है हमारा, रुक जाओ एक मिनट, सबसे पहले हमारा कल्चर, ट्रेट, TULTU वाली कल्चर, कॉम्प्लेक्स, उसके बाद है हमारा एरिया, कल्चरल एरिया, कल्चरल रीजन, कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपको जो है ना, अगर आप कल्चरल, सॉरी कल्चरल कॉम्प्लेक्स मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, ये मत याद रखना, एक बार मैं दोबारा लिख रही हूँ। कल्चर ट्रेट, कल्चर कॉम्प्लेक्स, कल्चरल एरिया, कल्चरल एरिया के बाद हमारा कल्चरल रीजन, कल्चरल रीजन के बाद है कल्चरल रियलम। ठीक है, तो जो कल्चरल रीजन और रियलम में इतना ही डिफरेंस होता है। देखो कल्चरल रीजन क्या होता है, अभी मैंने बताया, कल्चरल रीजन और रियलम में इतना ही क्या, कितना डिफरेंस होता है। देखो कल्चरल रीजन क्या होता है, छोटे लेवल पर होता है, और कल्चरल रियलम होता है बड़े लेवल पर। जैसे हमारा नॉर्थ अमेरिका एक कल्चरल रियलम हो गया, फिर साउथ अमेरिका एक कल्चरल रियलम हो गया, यूरोप एक कल्चरल रियलम हो गया, अफ्रीका एक कल्चरल रियलम हो गया, पूरा एशिया एक कल्चरल रियलम हो गया, साउथ ईस्ट एशिया एक कल्चरल रियलम हो गया, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशनिया, ओशनिया में कौन कौन से, हमारा ऑस्ट्रेलिया है, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया, ये क्या एक अलग कल्चरल रियलम है, एटलांटिक ओशन एक अलग कल्चरल रियलम है, आर्कटिक एक अलग कल्चरल रियलम है, अंटार्कटिक एक अलग कल्चरल रियलम है, पैसिफिक एक अलग कल्चरल रियलम है। तो जो रीजन और रियलम में क्या है, बस स्केल का डिफरेंस है। रीजन छोटे स्केल पर होता है, रियलम बड़े स्केल पर होता है। ठीक है, तो ये है हमारी आज की क्लास। आई होप आपको कल्चर क्या होता है वो समझ में आ गया होगा, कल्चर ट्रेड क्या होती है वो समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको ना अभी एक स्क्रीनशॉट लेके सेंड करूंगी, और उसमें आपको जो मैंने ये आपको मैसेज सेंड किया ना, ये अभी जो हिरार्की बताई है, ये हिरार्की आपसे पूछी गई है पेपर में कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ। तब आप वो क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको माइंड में गेट इट हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं अभी क्लास खत्म होते ही आपको जो है वो जो मैसेज है वो सेंड करूंगी, वो जो क्वेश्चन आए हो वो अभी सेंड करती हूँ, और आप देखना कि क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो क्लास है वो यहीं पर खत्म होती है, और जो हमारी कल्चरल जो है कल्चरल ज्योग्राफी, उसका एक क्लास रह गई है, तो वो हमारी कल्चरल ज्योग्राफी कल कंप्लीट होगी। और उसके बाद हम कौन सा शुरू करेंगे, हमारा पॉपुलेशन ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। ठीक है,
हाँ यदीश, मैं नोट्स सेंड कर दूंगी। एक्चुअली जो नोट्स है ना, इस वाले के मेरे नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरी जिसमें मैंने नोट्स बनाए थे वो मेरी बुक की कॉपी ही नहीं मिल रही है। बट फिर भी मैं उसको ढूंढूंगी, अगर मिल गई तो ठीक है, मिल गई तो मैं सेंड कर दूंगी। अभी मैं आपके ओशनोग्राफी के नोट्स अपलोड कर देती हूँ, और आपका जो अभी आपकी जो फर्स्ट क्लास, ये जो आज की जो क्लास है, इनके सभी के नोट्स अपलोड कर देती हूँ जितने भी हुए हैं। तो अब हम कल मिलेंगे, कल 2 बजे फिर से क्लास है। गुड नाइट विजय, कल मिलते हैं। जो आपका जो कल पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ना 3 क्लास मुश्किल से लगेंगी, चलो 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। और फिर हमारी सेटलमेंट ज्योग्राफी हमें कंप्लीट करनी है। तो अब हम कल मिलते हैं, और मैं आपको वो जो क्वेश्चन भेजूंगी ग्रुप में, वो उसका सबको सोल्व करके मेरे को क्या है रिप्लाई करना है कि मैम इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट अमित, गुड नाइट एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल, कल की क्लास होगी 2 बजे, 2 से 3 हमारी क्लास रहेगी। टेक केयर, बाय बाय सभी को।